Hello everyone, I am Dr. Praveen Khapekar, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल फ्यूचर पेरेंट्स। आपके घर में जो नन्हा शिशु है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आइए इस वीडियो में आपको यह जानकारी देता हूँ कि शिशु की डिलीवरी होने के पहले पेरेंट्स को किन 7 बातों की जानकारी लेना चाहिए जिससे डिलीवरी के बाद शिशु में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, वह माँ का दूध पिले और शिशु का विकास भी अच्छे से हो। क्योंकि मेरी ओपीडी में रोज 3 से 4 पेरेंट्स यह कंप्लेंट लेकर आते हैं कि प्रेगनेंसी के समय सब कुछ ठीक चल रहा था, डिलीवरी हुई, बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, अब वह माँ का दूध नहीं पी रहा, उसका वजन भी नहीं बढ़ पा रहा है। इसकी जो मुख्य वजह है कि डिलीवरी के पहले जो है पेरेंट जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और शिशु के इलाज के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, बिना सोचे समझे डिलीवरी करा लेते हैं और जब कोई प्रॉब्लम आए तो सही डिसीजन नहीं ले पाते और उसकी वजह से ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो आइए इस वीडियो में जो है डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के समय और डिस्चार्ज तक किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे शिशु में पैदा होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, वह स्वस्थ रहे और माँ का दूध पी ले। नंबर 1, क्या आपके शिशु की डिलीवरी का समय पूरा हो चुका है यह जरूर चेक करिएगा। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी की अवधि होती है वो 40 हफ्ते 280 दिन की होती है। शिशु की डिलीवरी का जो सबसे अच्छा समय है वो 39 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते 6 दिन के बीच में, अर्थात 1 हफ्ता पहले ईडीडी के और 1 हफ्ता बाद ईडीडी के। इस दौरान अगर शिशु की डिलीवरी होती है तो जनरली पैदा होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन है तो शिशु माँ का दूध पी लेते हैं। अगर माँ और बेबी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको 39 हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए और नॉर्मल लेबर पेन आने के बाद ही डिलीवरी करानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 2, क्या आपके शिशु को डिलीवरी के बाद जो है नवजात शिशु गहन कक्ष की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर पड़ने वाली है तो डॉक्टर से मिलकर जो इलाज के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। साधारणतः प्रेगनेंसी के समय माँ और बेबी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से शिशु को एनआईसीयू की जरूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी में माँ में ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से शिशु को एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ता है? ब्लड प्रेशर का बढ़ना जिसकी वजह से शरीर में सूजन आती है और बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, ब्लड शुगर का बढ़ना, गर्भ में पानी का लेवल कम या ज्यादा होना, जुड़वा प्रेगनेंसी, समय से पहले अचानक जो है पानी की थैली फटना दर्द या बिना दर्द के साथ, या अचानक ब्लीडिंग होना, या फिर शिशु का जो है गर्भ में मूवमेंट्स कम होना, हार्ट बीट कम ज़्यादा होना, या गर्भ के अंदर शिशु का संडास करना, या फिर जो है माँ को यूरिन इन्फेक्शन या डिलीवरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना, या और कोई मेडिकल प्रॉब्लम होना, तो ऐसी सब परिस्थिति में शिशु को एनआईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिशु में ऐसे कौन कौन से मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से जो है एनआईसीयू की जरूरत पड़ सकती है? अगर शिशु जो है समय से पहले 37 हफ्ते के पहले पैदा होता है, शिशु जितना जल्दी पैदा होता है उसके आर्गन उतनी ही अविकसित होती है, उसकी कार्य प्रणाली कमजोर होती है और यहाँ पर शिशु को एनआईसीयू की जरूरत पड़ती है। शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से कम अर्थात लो बर्थ वेट का पैदा होना, शिशु में कोई बर्थ डिफेक्ट होना जैसे खाने में सांस की नली जुड़ना, पेट का हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया, अति में ब्लॉकेज, दोनों किडनियों में सूजन, ब्रेन में पानी भरना या स्पाइन में गठान आना, या जन्म के बाद जो है शिशु में जो है कोई प्रॉब्लम होना, शिशु का पैदा होते साथ रोना नहीं, सांस जोर जोर से लेना, रुक रुक कर सांस लेना, सांस लेते समय गड्ढे पड़ना, कराना, या फिर शिशु ने गर्भ के अंदर संडास कर देना इसकी वजह से सांस की तकलीफ हो रही है, या शिशु में कोई बर्थ इंजरी हो गई है, या फिर जो है जन्म के 1 से 2 दिन के बाद में शिशु में कुछ प्रॉब्लम होना, ब्लड शुगर कम होना, जॉइंटिस होना, इन्फेक्शन होना, झटके आना या और भी कोई प्रॉब्लम होना। शिशु में अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे एनआईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके शिशु को डिलीवरी के बाद एनआईसीयू की जरूरत पड़ रही है तो आप ऐसी इलाज कराएं जहाँ पर माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे शिशु को तुरंत एनआईसीयू केयर मिल जाती है। नंबर 3, डिलीवरी के पहले माँ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरी जानकारी ले लें। सबसे पहले अपने निप्पल चेक करिए, फ्लैट या इन्वर्टेड निप्पल तो नहीं है। नंबर 2, ब्रेस्ट फीडिंग की कब शुरुआत करनी है, कितने देर तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, दिन में कितने बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, शिशु की अटैचमेंट कैसे होना चाहिए, पोजीशन कैसे होना चाहिए, माँ को कैसे समझेगा कि शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग बराबर पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है, एडिक्वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध कैसे निकालना है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर माँ और शिशु में ब्रेस्ट फीडिंग से कोई संबंधित समस्या है तो इस समस्या का समाधान कहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। क्योंकि काफ़ी बार डिलीवरी के बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग कुछ प्रॉब्लम होती है, माँ बहुत तनावपूर्ण स्थिति में रहती है और सही डिसीजन नहीं ले पाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आपको कहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा इसकी पहले से ही पूरी जानकारी ले लें। नंबर 4, डिलीवरी के समय न्यूबॉर्न प्रोसीजर में क्या क्या किया जाता है, यहाँ पर बच्चे में क्या क्या बदलाव होते हैं और हमें किस बात का ध्यान रखने का है। जैसे ही जो है शिशु को माँ के गर्भ से बाहर निकाला जाता है, शिशु रोना चालू कर देता है। शिशु की जो है सबसे पहले सांस लेता है, उसकी ब्रीदिंग एस्टैब्लिश हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है और यहाँ पर जो है नाड़ काटी जाती है और शिशु को जो है माँ के गर्भ से अलग किया जाता है। काफ़ी बार जो है ऐसे शिशु को जो है दोनों ब्रेस्ट के बीच में रखा जाता है, इसे ब्रेस्ट क्राउनिंग भी कहते हैं, जिससे शिशु और माँ के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, उसे एक वार्मर केयर मिल जाती है। और बाद में जो है शिशु को जो एक ड्राई वार्म शीट में रखा जाता है, वार्मर के नीचे रखा जाता है। यहाँ पर सब कुछ एग्जामिन किया जाता है कि शिशु की ब्रीदिंग बराबर है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन बराबर है कि नहीं, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, खाने की नली बराबर है कि नहीं, संडास का रास्ता, यूरिन का रास्ता बराबर है कि नहीं, यह सब चीज़ें देखी जाती है। और फिर शिशु को इंजेक्शन विटामिन किया जाता है और फिर बाद में शिशु को माँ के साथ रखा जाता है। यह जो है नॉर्मल न्यूबॉर्न प्रोसीजर होता है।
कुछ शिशु में जो है डिलीवरी के बाद जो है कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बनी रहती है। जैसे शिशु पैदा होने के बाद रोया नहीं, ठीक से सांस ले पाया, उससे क्या होता है शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है। काफ़ी बार जो है शिशु को ऐसे समय जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ता है, या फिर जो है फेफड़े के अंदर ट्यूब डाल के उनको ब्रीदिंग देनी पड़ती है। काफ़ी बार ऐसा होता है शिशु एक बार रोता है फिर बिल्कुल शांत हो जाता है, सांस नहीं लेता है। या फिर ऐसा होता है कि शिशु जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, सांस लेते समय गड्ढे पड़ रहे, कराहने की आवाज़ आ रही है, या फिर रुक रुक कर सांस लेता है। या फिर जो है शिशु को जो जन्म के समय कोई इंजरी हो जाती है, बहुत लार्ज साइज बेबी है, शोल्डर खींचने में आ जाता है, या फिर फॉर्सेप्स लगाते समय कोई इंजरी हो जाती है, या फिर जो है शिशु गर्भ के अंदर संडास कर देता है। तो ऐसे सब परिस्थिति में जो है शिशु को नवजात शिशु गहन की ज़रूरत पड़ सकती है। पेरेंट्स को यहाँ पर जो है पैनिक नहीं होना है। काफ़ी बार पेरेंट्स जो है अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है तो पेरेंट्स बहुत तनावपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल अपनी सूझबूझ दिखानी है, और आपने जहाँ पर जो है शिशु के इलाज के लिए पहले मार्गदर्शन लिया था वहाँ पर आपको संपर्क करने का है। नंबर 5, जन्म के बाद शिशु को 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिशु जो है बहुत ही एक्टिव फुर्तीला होता है, चुस्त होता है, और जैसे ही माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, स्तनपान की एक सफल शुरुआत हो जाती है, और माँ को भी अच्छे से दूध आता है। उसको दिन में जो है 10 से 12 बार स्तनपान कराना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। शिशु के स्तन पर पकड़ अच्छी नहीं की, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर शिशु ऑपरेशन के द्वारा हुआ है तब भी जो है हेल्थ वर्कर के सपोर्ट से 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। काफ़ी बार यह देखने में आया है कि सीजर के द्वारा अगर बच्चा हुआ है तो माँ जो है 3-4 दिन तक शिशु को स्तनपान नहीं कराती है, लगातार हम उसे ऊपर का दूध पिलाते रहते हैं, और इससे क्या होता है माँ का दूध अच्छे से नहीं आ पाता है, और शिशु भी जो है माँ का दूध बाद में पीने को देखता नहीं, क्योंकि शिशु को ऊपर का दूध पीने की आदत पड़ जाती है। और काफ़ी बार ये देखने में आया कि धीरे धीरे जो माँ का दूध पूरी तरीके से सूख जाता है और शिशु बिल्कुल स्तनपान से वंचित रह जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारणवश शिशु यहाँ पर स्तनपान नहीं कर पा रहा है तो ऐसी अवस्था में जो है माँ को जो है 6 घंटे के अंदर ही जो है मिल्क निकालने की शुरुआत कर देनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नंबर 6, न्यूबॉर्न वार्निंग साइन। अगले 3 से 4 दिन तक डिस्चार्ज तक शिशु में ऐसे कौन से गंभीर लक्षण दिखते हैं जिससे आपके शिशु को हो सकता है तुरंत इलाज की जरूरत पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिशु बिल्कुल सुस्त है, फीडिंग के लिए बराबर नहीं उठ रहा है, फीडिंग ठीक से नहीं ले पा रहा है, 1-2 चम्मच ही फीडिंग लेता है फिर छोड़ देता है, या थोड़ा सा सक करता है फिर छोड़ देता है, दिन में जो है पेशाब भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर इसकी सांस की गति बहुत तेज गति से चल रही है, सांस लेते समय गड्ढे पड़ रहे हैं, कराहने की आवाज़ आ रही है, या फिर रुक कर सांस ले रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, नीले दिख रहे हैं, शिशु का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, या शिशु को बुखार आ रहा है, या दूध पीने के बाद शिशु लगातार उल्टी कर रहा है, पेट में सूजन आ गई, या बहुत लूज मोशन कर रहा है, या मोशन पास नहीं कर रहा है, या फिर शिशु का वजन एकदम अचानक से बहुत कम हो गया है, या जो है उसकी आंखें, चेहरा, छाती पूरा पीला दिख रहा है, या फिर शिशु को कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसी सब अवस्था में हो सकता है कि आपके शिशु को जो है इलाज की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 7, डिस्चार्ज के समय आपको क्या क्या चीज़ें देखने का है। नंबर 1, सबसे पहले आपको यह देखना है कि शिशु माँ का दूध बराबर पी रहा है कि नहीं, और उसे एडिकेट मात्रा में दूध मिल रहा है कि नहीं, शिशु के स्तन पर पकड़ बराबर है कि नहीं, शिशु अच्छे से सक कर पा रहा है कि नहीं, शिशु फीडिंग देने के बाद बराबर 2 से 3 घंटा सो रहा है, फीडिंग के लिए बराबर उठ रहा है कि नहीं, यह सब चीज़ें देखने का है। शिशु को जो है बराबर दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह हम कैसे समझेंगे। अगर शिशु जो है 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फीडिंग लेता है, फीडिंग लेने के बाद 2 से 3 घंटा सो रहा है, दिन में 8 से 10 बार पेशाब कर रहा है, 5 से 6 बार मोशन कर रहा है, कंफर्टेबल है, एक्टिव है, इसका अर्थ ये होता है कि शिशु को जो है माँ का दूध बराबर मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। नंबर 2, अगर शिशु माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, या माँ में कोई समस्या है, जिसको दूध कम आ रहा है, या शिशु में कोई समस्या है, शिशु निप्पल ठीक से सक नहीं कर पा रहा है, तो इस बात की जानकारी ले लें कि माँ का दूध निकाल के शिशु को कैसे पिलाना है, कितने कितने देर में पिलाना है। अगर माँ का दूध नहीं आ पा रहा है तो शिशु को जो है ऊपर का दूध कैसे पिलाना है, कैसे बनाना है, दिन में कितने बार पिलाना है और कितनी मात्रा में पिलाना है, इस बात की भी पूरी जानकारी ले लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में आपको छुट्टी के समय यह भी देखना है कि न्यूबॉर्न में से कोई डेंजर साइन तो नहीं दिख रहे जो मैंने पहले आपको बताए हुए हैं। मैं सभी पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, कि अगर डिस्चार्ज के बाद भी अगर आपका शिशु माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, या तो माँ में कोई प्रॉब्लम से दूध नहीं आ रहा है, या शिशु में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी अवस्था में आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करने का है। यहाँ पर आपको देखना है कि माँ में क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से दूध नहीं आ रहा है, शिशु में क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से दूध नहीं खींच पा रहा है। तो इस समस्या का समाधान आपको इसी समय होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, इस बात को इग्नोर कर देते हैं, छुट्टी करा के जो बच्चे घर लेके चले जाते हैं, और फिर 8-10 दिन के बाद में क्या होता है, माँ का दूध पूरी तरीके से सूख जाता है और शिशु ऊपर के दूध पर ही रह जाता है। अगर शिशु जो है माँ का दूध नहीं पी पा
पा रहा है तो यह एक इमरजेंसी समस्या, इस समस्या का समाधान जो है तुरंत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो 7 महत्वपूर्ण जानकारी जो डिलीवरी के पहले पेरेंट्स को लेना चाहिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगी, उपयोगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।